हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब यहां पर एक अलग डोमेन में चले गए। आपने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा? तो ब्रॉडली चैप्टर को अगर समझोगे, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में हमने ये देख लिया कि कहीं ना कहीं 1990s की अगर बात की जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ नया मसाला लग रहा था। क्या लग रहा था? तो इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था। जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी वो धाराशायी हो गई थी, छोटी छोटी पार्टियां जो पार्टियां थी वो इमर्ज हो रही थी। उसके बाद आगे बढ़ते हो अगर, तो फिर आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या कि कहीं ना कहीं राइज देखने को मिल रहा था आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस का। पॉलिटिकली आप जैसे देखोगे तो कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रही थी। अब यहां से आप जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा किसका? रिलीजन का। उस कंटेक्स्ट में हम कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन मिलेगा। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, इसके नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ है, आसानी से डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे फ्री स्पेशल क्लास हो गया, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। इन सभी फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है। इस कोड की मदद से आप इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। अब देखिए, द राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू डिबेट अबाउट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब क्या है, कम्युनलिज्म शब्द लिखा है, सेक्युलरिज्म लिखा है और डेमोक्रेसी लिखा है। तो जब पॉलिटिक्स हो रही है किस चीज पे? रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है। सिंपल सी चीज, वेयरबाय यू आर यूजिंग रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल। आप बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, आप बोल रहे हैं मुस्लिम की पार्टी है, आप बोल रहे हैं क्या कि इंडिया है तो इंडिया में हिंदुओं का देश रहेगा, ठीक है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुस्लिमों का देश रहेगा। तो इस तरह से जब आप धर्म को पॉलिटिक्स के चश्मे के साथ देखना चालू कर देते हैं, या फिर पॉलिटिक्स को धर्म के चश्मे के साथ देखना चालू कर देते हैं, तो वो कम्युनलिज्म होता है। ठीक है, कम्युनलिज्म वेयरबाय यू आर परसीविंग द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है, थ्रू द रिलीजन, वेयर द रिलीजन इज प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, और इन पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री, तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया कि 1990s में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? रिलीजन का कार्ड खेलने लगती है पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है? कीचड़ मचता है पूरा। समझ में आया? तो लीडिंग टू डिबेट अबाउट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसी के चलते क्या है, जब कम्युनलिज्म बढ़ेगा ना तो सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। दिखती बात है, सीसॉ की तरह है कि जब आप धर्म के आधार पर राजनीति करने लगोगे तो जो सेक्युलरिज्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या किसी एक रिलीजन को फेवर किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। तो डेमोक्रेसी पे भी सवाल उठने लगेगा कि इफ यू आर प्रमोटिंग कम्युनलिज्म देन इज द कंट्री डेमोक्रेटिक, देन इज द कंट्री सेक्युलर। तो इस तरह से क्या है, कहानी समझ आई ना? हेडिंग जिसको समझ में आ गई उसको आगे की पूरी पिक्चर समझ में आ गई। तो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी क्या है, तीनों कैसे आपस में जुड़े वो भी मैंने आपको समझा दिया। 1990s का ये जो डेवलपमेंट है, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि विद द राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू अ डिबेट अबाउट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, और अब क्या है, रिलीजन के नाम पे फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्टार्ट होता है, वो सारी चीजें, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रिलीजन के इर्द गिर्द, वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहां जैसे देखेंगे आप, इन द आफ्टरमाथ ऑफ इमरजेंसी द भारतीय जनसंघ हैड मर्ज्ड, ठीक है, इनटू द जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ की अगर याद करो आप, ठीक है, भारतीय जनसंघ को अगर आप याद करोगे थोड़ा सा, हमने चैप्टर 2-3 में यहां पे पढ़ा है, सारी चीजों को समझा है कि क्या होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रहते हैं तो वो कांग्रेस से बाहर निकल के आके क्या करते हैं, भारतीय जनसंघ बनाते हैं। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय हो गए, फिर क्या हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। तो ये जो लीडर्स थे, इन सभी लीडर्स ने क्या किया, 1977 की जो जनता पार्टी बनती है, तो 1977 की जनता पार्टी में यह देखने को मिलता है कि भारतीय जनसंघ जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन जनता पार्टी उतने लंबे समय तक चल नहीं पाती है, तो जनता पार्टी जैसे स्प्लिट होती है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह का बाहर निकलना, उसी के चलते आप जनता पार्टी में एक और स्प्लिट देखेंगे। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप, ठीक है, तो जनता पार्टी का जब कह सकते हैं सरकार गिरती है, जनता पार्टी अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होती है, तो द सपोर्टर्स ऑफ अर्स्टवाइल जनसंघ, जो पहले जनसंघ के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोला कि अब हम क्या करते हैं, रीब्रांड करते हैं पार्टी को, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में। तो आज जो बीजेपी आप देख रहे हैं, तो बीजेपी किसकी, मतलब वो बीजेपी के ट्रेसेस कहां तक जाते हैं, भारतीय जनसंघ तक जाते हैं। वही जनसंघ जनता पार्टी से बाहर निकलने के बाद जुड़ता है और फिर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखने को मिलता है।
अटल बिहारी वाजपेयी वॉज दी टॉल नेम एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इमर्ज होती है। इनिशियली इट एम्ब्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी, ठीक है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो बनती ना, ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से और ब्रॉड बेस लेके आई। ब्रॉड बेस इन द सेंस आइडियोलॉजिकल बेस और बड़ा रखा। भारतीय जनसंघ की तरह कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स पर सेंट्रिक नहीं थी। इसने इनिशियली गांधीयन सोशलिज्म को अडॉप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। गांधीयन सोशलिज्म क्या है, तो देखिए अब क्या होता है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, ऐसी बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं। अब आपको बहुत बेसिक समझना होगा, सोशलिज्म मतलब क्या है, वही वाला कि सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है ना, वो सोशलिज्म को ही दर्शाती है कि एक तरह से क्या है, आप सोसाइटी को एज अ होल लेके चल रहे हैं, सोसाइटी के ग्रोथ की, सोसाइटी के वेलबिंग की बात करते हैं, फोकस करते हैं। अब यहां पे जब गांधीयन लग जाता है आगे, तो गांधीयन सोशलिज्म में क्या है कि महात्मा गांधी जो है, तो महात्मा गांधी के आइडियाज को इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। महात्मा गांधी का आइडिया एज सच आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हर लाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे क्या होता है, जहां पे आप महात्मा गांधी के गांधीयन सोशलिज्म की बात करेंगे, तो गांधीयन सोशलिज्म में बात आती है क्या कि रूरल एम्पावरमेंट हो। गांधीयन सोशलिज्म में बात आती है क्या कि कल्चर पे फोकस किया जाए, ठीक है। तो उस तरह से इनिशियली गांधीयन सोशलिज्म को एज इट्स आइडियोलॉजी एम्ब्रेस किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ज्यादा सक्सेस मिली नहीं, ठीक है। तो उसके चलते आप क्या देखते हो, बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शंस। जैसे 1980 और 1984 के इलेक्शन की बात करें तो 1984 में मात्र 2 सीट मिली, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को। तो इसके चलते क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन स्टार्ट किया। After 1986, the party began to emphasize the Hindu nationalist elements in its ideology. 1986 के बाद से जिससे अगर आप देखेंगे तो जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा आपको राइटिस्ट आइडियोलॉजी की दिखने लगी, ठीक है, जो नेशनलिज्म, ठीक है, रिलीजन स्पेसिफिक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को होल्ड करने लगी कहीं ना कहीं। तो 1986 में ऐसा क्या हुआ था, अभी आपको शाहबानो केस से समझ में आएगा, ठीक है। 1986 के बाद से ऐसे समझ में आने लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है तो क्या है, थोड़ा सा मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करने लगी। भारतीय जनता पार्टी जो है तो थोड़ी सी राइटिस्ट होने लगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, इवेंचुअली पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक एक करके पढ़ते जाओगे तो समझ आते चले जाएगी, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि किस तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिलीजन को भी इस्तेमाल करके किया जाने लगा, ठीक है। 1990s में आपको ये भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व आपको यहां देखने को मिलता है, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। अब हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व को आप एक रिलीजन से एसोसिएट मत करना। हिंदुइज्म जो है, ठीक है, हिंदुत्व जो है तो हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज अ वे टू परसीव द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे हिंदुत्व लिटरली मींस हिंदूनेस, ठीक है। जैसे हिंदूनेस में क्या हो जाएगा, जैसे ब्रदरहुड होता है, वैसे क्या हिंदूनेस की हिंदूचारा जो है ना, भाईचारा की जगह हिंदूचारा, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है यहां पे, ठीक है। तो हिंदुत्व मतलब, हिंदुत्व का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, हिंदूनेस, एंड वाज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनेटर वी.डी. सावरकर, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो सावरकर जो थे, तो सावरकर के आइडिया से डिराइव होता है, आइडिया किस चीज का, मतलब सावरकर की आइडियोलॉजी से डिराइव होता है हिंदुत्व का आइडिया, ठीक है। हिंदुत्व एज अ बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। इंडियन नेशनहुड की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनहुड को उन्होंने कैसे समझाया, इन हिज लैंग्वेज ऑल्सो हिंदू। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश इन द सेंस कि हिंदू कल्चर का देश है, ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है कि हम शब्दों को बहुत रेडिकली लेके चले जाते हैं। तो यहां पे जो वी.डी. सावरकर थे, उनका यह कहना था कि कंट्री जो है, ठीक है, और पूरा का पूरा जो आइडिया है ना हिंदुत्व का, हिंदूनेस का, ये उनकी फिलॉसफी से डिराइव आउट किया गया है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इट बेसिकली मेंट दैट टू बी अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशन एवरीवन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड, पितृभू, बट ऑल्सो एज देयर होली लैंड, पुण्यभू। जैसे इजराइल में लोग हैं, ठीक है, तो इजराइल में लोग सिर्फ वहां की धरती को क्या करते हैं कि वहां की धरती को वो अपना सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं मानते, उसे होली लैंड मानते हैं। तो उसी तरह से इन्हें कहा, सावरकर का क्या मानना था कि हर वो इंसान जो इंडियन नेशन का मेंबर है, उसे इंडिया को अपनी कह सकते हैं ना होली लैंड, पुण्य भू की तरह मान के चलना होगा। सिर्फ एक फादरलैंड नहीं, वो पुण्य भूमि की तरह है, उसको मान के चलना होगा आपको, ठीक है। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर पे एम्फसाइज दिया गया, नेशनल कल्चर विच शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट रिलीजन, ठीक है। तो डोमिनेंट रिलीजन कौन है, हिंदू। तो हिंदू से क्या होना चाहिए, वहां का नेशनल कल्चर जो है वो डिराइव आउट होगा, और वो नेशनल कल्चर पर जब आप एम्फसाइज करोगे तभी आप एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना पाओगे। सो दीज टाइप ऑफ आइडियाज वर बीइंग पिच्ड, ठीक। फिर क्या है, दे ऑल्सो बिलीव दैट इन केस ऑफ इंडिया द हिंदू कल्चर अलोन कैन प्रोवाइड दिस बेस। और इंडिया के केस में इसे बताया कि डोमिनेंट जो रिलीजन रहेगा उसी को नेशनल कल्चर का
स्ट्रेचर दिया जाएगा तो वैसे ही क्या है कि डोमिनेंट कल्चर यहाँ पे हिंदूज का है, तो हिंदूज को क्या कंसीडर किया गया, हिंदूज को जैसे आप देखोगे तो एक तरह से मतलब हिंदू रिलीजन को यहाँ पे नेशनल कल्चर का बेसिस बना दिया गया। इसी बीच में क्या हो रहा है, दो और डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे थे, मतलब आपने देख लिया कि किस तरह से रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा रहा था 1990s में, ठीक है। दो और ऐसे डेवलपमेंट होते हैं, टू डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल टू पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एस हिंदुत्व पार्टी, ठीक है। तो दो और ऐसे कुछ डेवलपमेंट हुआ जिससे ये क्लियर होने लगा कि बीजेपी जो है, ठीक है, हिंदुत्व या फिर कह सकते हैं हिंदू नेशनहुड वाले आइडियाज पे फोकस करती है। तो दो ऐसे क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, तो वो दो ऐसे डेवलपमेंट जो हो रहे थे, एक शाह बानो केस था और दूसरा था अयोध्या डिस्प्यूट। तो शाह बानो केस ऑफ 1985 में क्या होता है देखो, तो शाह बानो केस में क्या होता है कि इन दिस केस अ 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her फॉर्मर हस्बैंड। देखो कहानी को समझना अच्छे से, शाह बानो जो थी तो उन्होंने, उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया, उन्होंने बोल दिया तलाक दे रहे हो लेकिन मेरा मेंटेनेंस कौन देगा, ठीक है। मतलब ये है कि मैं तो इकोनॉमिकली भी आपके ऊपर डिपेंडेंट थी, पॉलिटिकली भी आपके ऊपर डिपेंडेंट थी। एक तरह से ऐसा रहता है ना, महिलाएं जो अपने पति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती तो आप तो डिवोर्स दे के चले जाओगे, मेरा क्या होगा। तो इसी तरह से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के केस में फेवर में जजमेंट दिया कि हाँ मेंटेनेंस तो भरना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेनेंस तो भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना सेक्युलर कैरेक्टर दिखाया, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड्स जो थे, तो पर्सनल लॉ बोर्ड्स ने कहा कि नहीं मतलब आप इस तरह से क्या है, शरीयत लॉ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, शरीयत लॉ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, ठीक है, दे सॉ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे उन्हें ऐसा लगा कि सरकार क्यों दखल अंदाजी दे रही है धार्मिक मामले में, ठीक है। और इसके चलते क्या होता है, इसके चलते मुस्लिम जो है वो प्रेशर बनाते हैं। यहां पे सरकार दखल नहीं दे रही थी, एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट लॉ लेके आ जाए कि ये जजमेंट जो है या फिर ये जजमेंट जो है ये सही नहीं है। तो यहां पे वही होता है कि ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास्ड अ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 that nullified the सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, क्या बोला कि सब डाइवोर्स हो रहा है तो चाहे वो मुस्लिम वुमेन का हो या हिंदू वुमेन का हो, किसी का भी हो, पति की जिम्मेदारी रहेगी कि वो क्या करे, उसको एक तरह से कंपनसेशन दे या फिर कह सकते हैं मेंटेनेंस दे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर दिया, बोल दिया नहीं कि हम पर्सनल लॉज में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक तरह से क्या है कि मुस्लिम अपीजमेंट, ठीक है, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट वाला लॉ पास किया किसने, कांग्रेस पार्टी ने। उस समय राजीव गांधी थे, तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम्स को अपीज किया, तो इसे ओपनली क्रिटिसाइज किया। देखो अब यहां पे आप देखेंगे तो बीजेपी का ओपन क्रिटिसिज्म विमेन एज ए सेक्शन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं, उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे देखते हैं कि ये जो अपोजिशन किया गया इसलिए क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही है, अपीज कर रही है किसे, कांग्रेस अपीज कर रही है मुस्लिम्स को। तो द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट एज अ अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीसमेंट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इनफैक्ट क्या होता है कि जो उस समय बहुत सारी विमेंस थी, ठीक है, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी, मुस्लिम ग्रुप जो थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने यहाँ पे इस लॉ को, कौन से वाले, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन डाइवोर्स, इस 1986 के राजीव गांधी की गवर्नमेंट के एक्ट को, इस लॉ को भी क्या किया, प्रोटेस्ट किया था, अपोज किया था। और यहां पे आप क्लियरली देखेंगे तो एक पार्ट पे आपको समझ में आएगा कि बीजेपी जो है, तो बीजेपी क्या है, रिलीजियस लाइंस पे स्टैंड लेना स्टार्ट कर चुकी थी, ठीक है। तो जो बताया गया ना यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने देखा क्या कि 1986 के बाद में पार्टी बिगेन टू एम्फसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट्स आइडियोलॉजी। तो इट क्लियरली सेड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जैसी बात करती है बीजेपी, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाती है, तो वो ये चीज दर्शाती है कि कोई भी रिलीजियस अपीजमेंट ना हो, ठीक है, आपको नेशनल कल्चर के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ब्रॉड क्रक्स जो हम लेके जाएंगे इस टॉपिक से, वही लेके जाएंगे कि रिलीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा किसमें, पॉलिटिक्स में, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया, दो इश्यूज थे, अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, तो अयोध्या डिस्प्यूट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई। यहां पर आपने एक जो दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था 1990s में, उसका कह सकते हैं उसकी कह सकते हैं स्टार्टिंग करी अभी, ठीक है। तो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स को प्ले करना, वो एक इशू 1990s में इमर्ज होता है। तो उसमें शाह बानो केस एक चीज देखी, अयोध्या डिस्प्यूट वगैरह, अब आगे और पढ़ना बचा है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टिल देन